वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब बारी आती है आपके पोर्टफोलियो से जुड़े सवालों के जवाब देने की। जी हाँ, अगर आप भी हम तक पहुंचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं, यानी आपके हर निवेश को जांचें परखें, आपको बताएं आपके लिए सही है या नहीं, तो अपने सवाल हम तक आप पहुँचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। यूट्यूब पर सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में सवाल छोड़ दीजिए, हम वहाँ से भी आपके सवालों को जो है शो में शामिल करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। निखिल कोठारी हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं आपकी सहायता करने के लिए। निखिल, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और बहुत ही दिलचस्प सवाल आए हैं। शुरुआत करते हैं। मिस्टर यादव हैं राज यादव, और इनके पोर्टफोलियो में खूब सारे फंड्स हैं। ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिस्क शायद इन्होंने ओवर डाइवर्सिफाइड होकर ले ली है। क्यों, वो आप बताइएगा। टोटल एसआईपी इनकी 45,000 रुपये की चल रही है, और इन्होंने कुछ लमसम भी इन्वेस्ट कर रखा है। इनके पास बंधन स्मॉल कैप है, कोटक का मिड कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी, एसबीआई गोल्ड, आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट भी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई लार्ज कैप है, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप भी है, जिसमें इनकी लमसम इन्वेस्टमेंट चल रही है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट, आईसीआईसीआई लार्ज, और एचडीएफसी बैफ इन्होंने रखा हुआ है। इनको चाहिए 4 करोड़ 10 साल में, और 30 लाख रुपए और इनके पास पड़ा हुआ है खाली, जिसको ये निवेश करना चाहते हैं। तो निवेश की राशि तो अच्छी है, लेकिन बहुत अग्रेसिव कॉर्पस है, और शायद इसीलिए निखिल इन्होंने इतने सारे फंड्स को भी पोर्टफोलियो में डाला है। जो मौजूदा फंड्स का स्ट्रक्चर है पोर्टफोलियो में, कितना ओवरलैप हो रहा है आपके मुताबिक? कविता जी, आप बहुत ज्यादा फंड लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। उनसे आपके रिटर्न्स कम ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप देखोगे हर म्यूचुअल फंड में एक फंड में 40 से 50 स्टॉक्स हैं, और अगर आपने 10-12 फंड ले लिए हैं तो ब्रॉडली आपने पूरा मार्केट ही खरीद लिया है। तो आपके जो रिटर्न होंगे वो इन लाइन विद इंडेक्स ही आने वाले हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप 12-13 फंड ले रहे हो तो इससे अच्छा बेटर है कि आप एक इंडेक्स फंड ले लो, तो वो बेटर रहेगा। तो कहने का है कि आपके म्यूचुअल फंड में 4-5 फंड से ऊपर नहीं होने चाहिए, और तो आपको कॉन्सेंट्रेशन पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि तभी भी आपके पास ऑन एन एवरेज 200 स्टॉक हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा कि पहले तो अपने फंड्स को 4 से 5 से फंड से ऊपर मत रखिए। और आप जो फंड ले रहे हो वो अलग अलग कैटेगरी में लीजिए। जैसे आपने एक फ्लेक्सी कैप ले लिया, एक आपने मल्टी एसेट ले लिया, एक आपने मिड कैप ले लिया, एक आपने स्मॉल कैप ले लिया, दैट्स गुड इनफ फॉर यू टू रन योर पोर्टफोलियो। तो ये मैं कहूंगा। जैसे उन्होंने जो अपना कॉपस अचीव करने का कहा है कि उनको 10 साल में 4 करोड़ चाहिए, जो उनके पास लमसम है, समझ लीजिए 20 लाख उन्होंने ऑलरेडी डाला है और 30 लाख और डालना है, तो 50 लाख का लमसम पैसा, और वो 50,000 की जो एसआईपी करते हैं, तो उससे वो अपने कॉपस को 4 करोड़ 10 साल में तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें दो तरीके हैं, या तो अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाते रहिए 10% से, तो वो अपना कॉपस अचीव कर सकते हैं, या अपना टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 10 साल की जगह 12 से 13 साल देखिए, तो आप अपने कॉपस को अचीव कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि पहले अपने फंड्स को कंसोलिडेट कीजिए, 4-5 फंड रखिए पोर्टफोलियो में, और जो आप लमसम आज जो निवेश कर रहे हो वो भी आप एग्जिस्टिंग इन्हीं फंड में निवेश कीजिए, नए फंड और ऐड मत कीजिए पोर्टफोलियो में, क्योंकि एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन होने से आपका रिटर्न कम हो जाता है, क्योंकि कुछ फंड्स अच्छे करेंगे, कुछ फंड्स खराब करेंगे। ऑन एन एवरेज आप एवरेज में रिटर्न आ जाता है आपका। तो कहूंगा कि 30 लाख जो लमसम डालना है, आप एग्जिस्टिंग इक्विटी फंड में डालिए, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम बहुत लंबा है और एवरेज करने को रेडी हो। पर ये पैसे को आप स्टैगर्ड मैनेज में डालिए, एक साथ में आज 30 लाख एक साथ में निवेश मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में विद इतनी सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। तो मैं कहूंगा 30 लाख को एक डेट फंड में डाल के अगले 6 से 8 महीने में उनको आप एसटीपी के जरिए आप इक्विटी फंड में निवेश कीजिए। और अगर कोई भी कारण से मार्केट में कुछ भी करेक्शन आता है, तो उस महीने एक एसटीपी की जगह पे आप एक लमसम स्विच भी कर दीजिए, सो दैट आपको एवरेज आउट का और ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, यहाँ पर ज़रूरी है ये समझना कि ज़्यादा फंड होने से मुनाफा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार आपके निवेश में ओवरलैप होता है, तो कहीं ना कहीं नेट नेट रिजल्ट जो है वो उतना ही निकलता है जितना आपको उम्मीद थी, और उससे ज़्यादा कहीं आगे बढ़ नहीं पाते। लेकिन हाँ, संयम बरते रहना, और अपने निवेश को, क्योंकि अब आपको लमसम भी निवेश करना है, तो उसको भी सही तरीके से सही टाइमिंग में आपको निवेश करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा, राज। अगले दर्शक हमारे राहुल यादव हैं। निखिल, इन्होंने फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख का, एसबीआई का मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप ले रखा है, एसआईपी कर रहे हैं, 1 लाख रुपए लमसम भी निवेश करना है। लेकिन इन्होंने अभी टोटल एसआईपी कितनी चल रही है उसकी जानकारी हमें नहीं दी है। साथ ही ये भी नहीं बताया कि इनको इस पोर्टफोलियो से करना क्या है। तो बहुत डिटेल्स की कमी है, लेकिन मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि
ये 5 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइज़न समझकर इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, और जो 1 लाख रुपए लमसम भी करना चाहते हैं, वो भी अच्छे खासे समय के लिए हो, क्योंकि इनकी उम्र 35 साल की है। तो जो भी इनके लक्ष्य हैं, आई जस्ट होप कि इन्होंने उनको मार्क डाउन कर दिया हो, वरना पोर्टफोलियो ठीक-ठाक है, फंड्स ठीक है? सी जैसे आपने कहा कि एज 35 है, तो आपने हमने अज्यूम कर सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने एक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कॉर्पस को जमा कर रहे हैं, या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉर्पस जमा कर रहे हैं, तो एक अच्छा टाइम फ्रेम है उनके पास। जैसे आप इस पोर्टफोलियो देखेंगे तो इन्होंने केवल 3 फंड लिए हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है अपने पोर्टफोलियो को कंसंट्रेशन और एक स्ट्रीमलाइन करने का। तो ये तीनों फंड अच्छे हैं, पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। जो लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अभी कहूंगा कि अभी मिड कैप में लमसम इन्वेस्ट मत कीजिए। जो आपको इन्वेस्ट करना है वो एक स्मॉल कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो। पर उनको भी ये मैं सलाह दूंगा कि एक साथ में लमसम एक साथ में मत डालिए। आप स्टैगर्ड मैनेज से अगले 6 से 8 महीने में इस पैसे को एसटीपी के रूट के थ्रू डालिए, और एक आप अभी स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में एसटीपी के थ्रू डाल सकते हैं इस पैसे को। कैसे करना चाहिए ये एसटीपी, और उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? कहाँ खाते खोलने होंगे? नहीं, ये जो एग्जिस्टिंग फंड है उन्हीं के वो डेट फंड में पैसे को निवेश कर सकते हैं, और वहां से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हर महीने समझ लीजिए उनके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 50,000 रुपए पराग पारिक के लिक्विड फंड में डाल दिए, 50,000 रुपए एक्सेस के लिक्विड फंड में डाल के वहां से आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हर महीने 5,000 रुपए मेरे लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में निवेश कीजिए। तो हर महीने वो 5,000 रुपए लिक्विड फंड से डेबिट होके इक्विटी फंड में निवेश हो जाएगा, और जब भी मार्केट में करेक्शन आता है वो एक स्विच ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जो लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में डालने का। उस तरह से वो एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एग्जिस्टिंग फंड में सेम फोलियो में ही उनके पास 2 लिक्विड फंड ऐड करने हैं, और उसी से एसटीपी स्टार्ट हो जाएगी उनकी इक्विटी फंड। चलिए, तो ये आपको जो है ध्यान देना होगा, और इसीलिए भी ध्यान देना होगा क्योंकि एक साथ अपना पैसा आप नहीं लगा सकते हैं। क्या जोखिम होगा अगर पूरा 1 लाख रुपए एक साथ ही डाल दें तो? सी कविता जी, जैसे अभी हमने कहा कि मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट 4-5%, 10% करेक्शन कभी भी हो सकता है। अगर हो जाता है तो उनका जो 1 लाख रुपए है वो उनको 90,000 दिखेगा, तो वो हो सकता है घबरा जाए। तो ये एसटीपी करने से क्या होता है कि उनके उनके जो हर महीने में जो अगर मार्केट उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो उनके हर लेवल पे इन्वेस्ट होते रहेगा, तो उनका एवरेज कॉस्ट अगर मार्केट नीचे होता है तो एवरेज कॉस्ट आज के लेवल से नीचे रहेगा, और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है उनका रिटर्न अच्छे दिखते हैं। ये बेसिकली एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लगता है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, तो आप एसटीपी के थ्रू डालिए। अगर मार्केट बहुत सस्ता होता है, जैसे कोविड के टाइम पे था, या मार्केट कुछ दिन पहले काफी गिरा था, उस टाइम पे आपको लमसम डालना चाहिए। चलिए, तो ये वो टाइमिंग है जिसका आपको ख्याल रखना होगा एसटीपी करते वक्त। कोई टैक्स इम्प्लीकेशन इन्वॉल्व होता है क्या इसमें? कि जो आपके लिक्विड फंड में जो रिटर्न आता है, वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा ईयर एंड में, और उस पे आपको आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब रिपोर्टिंग और वो कर रहे हर हैं, हाँ। लिक्विड फंड का जो रिटर्न आता है वो काफी मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट होगा, और उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, उसका आपको एवरेज आउट जो आप कर रहे हो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पलाश का लेंगे। इनकी उम्र 33 साल की है। इन्होंने अपने फंड्स की डिटेल्स हमें भेज रखी है। आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट है, इसमें 10,000 की एसआईपी, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 20,000 एसआईपी, एचडीएफसी मिड कैप 10,000 एसआईपी, कैनरा बैंक को लार्ज कैप 10,000 एसआईपी, आईसीआईसीआई का भी लार्ज कैप है। इसमें इनकी एसआईपी नहीं चल रही है, लेकिन 1 लाख वैल्यू है इनके फंड की। 50,000 रुपये की एसआईपी फिलहाल चल रही है। 20,000 और करना चाहते हैं, और 3 करोड़ चाहिए इनको 2036 तक, और 10 लाख रुपए की टोटल करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। ओके, इंटरेस्टिंग पलाश। और वंस अगेन बहुत ही लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो है। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहिए इनके पोर्टफोलियो को। नहीं, वैसे लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। लार्ज कैप्स जो हैं, ब्लू चिप्स जो हैं, जब जोखिम होता है, तो जब बाजार गिरता है तो ये कम गिरते हैं बजाय मिड कैप स्मॉल कैप के। तो अगर लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो बना लिया जाए निखिल, तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, ये आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हो तो आप मेरा स्मॉल कैप ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो में। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो तो लार्ज कैप भी अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म में निवेश करने का। बट जैसे उन्होंने कहा, उनका टाइम 10 साल का टाइम फ्रेम है, और हमने जैसे डिस्कस किया कि आपके जो 4-5 फंड्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में लेते हो, तो आपको हर कैटेगरी के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। तो मैं कहूंगा कि उनके पास 2 लार्ज कैप फंड है, उनको वो कंसिडर करके एक ही लार्ज कैप आईसीआईसीआई लार्ज कैप में निवेश कीजिए, और अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। तो उससे उनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज उनके पास एक एक फंड रहेंगे, और उसी में जो एक्स्ट्रा लमसम या एसआईपी जो बढ़ानी है वो इसी फंड्स में बढ़ाते रहेंगे।
चलिए इन्हीं और हाँ हाँ उनका बोलिए जो निखिल। कॉर्पस टारगेट जो है वो थोड़ा सा एम्बिशियस है, तो उनके लिए उनको जो एसआईपी है वो बढ़ाते रहना पड़ेगा हर साल 10% से, तब जाके वो अपने कॉर्पस को अचीव कर सकते हैं। चलिए तो आपको एसआईपी यहाँ पर बढ़ाते रहनी चाहिए। कौन सा आपने फंड कहा इनको ऐड करना है? सो उनको एक स्मॉल कैप फंड ऐड करना चाहिए, तो उसका वो कोटक स्मॉल कैप को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, या फिर बंधन का स्मॉल कैप ऐड कर सकते हैं, या बजाज का नया स्मॉल कैप फंड है उसको भी ऐड कर सकते हैं, किसी एक फंड को, एक स्मॉल कैप फंड को ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो। इसी के साथ हमारा समय समाप्त होता है पोर्टफोलियो प्लानिंग करवाने का। शुक्रिया आपका निखिल, आपने समय दिया, जुड़े हमारे साथ और आज लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की दर्शकों की शुक्रिया आपका। थैंक यू। और बताएं दर्शकों को जाने से पहले कि व्हाट्सएप नंबर है जहां पर अपने सवाल आप लगातार हमें भेज सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपने जो है यूट्यूब पर हमें देखना है और यूट्यूब पर कोई सवाल छोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। हम एक एक करके सवालों का जवाब आपको शो में दिलवाएंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।